सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना चलना होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। सूरज के संघर्ष की कहानी भी कमोबेश ऐसी ही है। एक ऐसा सूरज जिसने 2017 में एक ऐसा आघात झेला जिसमें उनके दो पैर चले गए, एक दाहिना हाथ चला गया, बाएं हाथ की दो उंगलियां चली गईं, लेकिन बावजूद उसके उस सूरज ने चमकना नहीं छोड़ा। और उस सूरज ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचा दिया। और देवभूमि डायलॉग के मंच पे खुद जुड़ रहे हैं सूरज तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन है। और आपकी ये मुस्कान पे तो मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष फिदा हो जाएगा, जो मुस्कान आपकी है। और भगवान करे ये सदा मुस्कान आपके चेहरे में बनी रहे। पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि जब ये नतीजा आपके सामने आया कि आपकी ये तमाम चुनौतियों के बाद आपने जो लगन मेहनत की है उसका फल आपको मिला है, वो पल कैसा था? सर, जिस समय रिजल्ट आया तो मैं एम्स में था और मेरा मेडिकल हो रहा था। और मैं और भी लोगों के साथ में था जिन लोगों का मेडिकल हो रहा था। तो अचानक से एक कॉल आया मेरे पास और उन्होंने बताया कि भैया रिजल्ट आ गया है, आपने चेक किया? तो मैंने बोला कि रिजल्ट आ गया है। मैं एकदम होता ना कि अचानक से पता लगे कि अरे रिजल्ट आ गया। तो मैंने फिर रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट देखा तो पहले तो यकीन नहीं हुआ कि रिजल्ट हो गया है। फिर थोड़ी देर पानी पिया, फिर दोबारा से चेक किया, पता लगा कि हाँ रिजल्ट हो गया है। फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, पापा को फोन किया, फिर मेरे दोस्तों के फोन आने लगे। वो मोमेंट मेरे लिए काफी यादगार मोमेंट है और मैं अपनी पूरी जिंदगी उस मोमेंट को याद रखूंगा। तो माताजी और पिताजी को जब आपने फोन करके बताया, जाहिर है वो भी इस दिन का जी, इंतजार कर रहे होंगे, इस पल का इंतजार कर रहे होंगे। तब उनका क्या बिल्कुल बिल्कुल। उनका क्या रिएक्शन था आपके लिए? सर, हर बेटे के लिए ये एक सपना होता है कि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करे। तो जब मैंने उनको बताया कि हाँ मेरा रिजल्ट हो गया है, तो वो लोग बहुत खुश हुए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। और शायद मैंने सिर्फ अपने ही माँ बाप का नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मैंने सभी का सपना एक तरीके से पूरा किया है। और मुझे लगता है ये 2023 आपके लिए बहुत स्पेशल ईयर है। 2017 ने आपको जी, कष्ट, बिल्कुल बिल्कुल। तमाम कष्ट दिए, लेकिन 2023 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन किस तरह से आपने किया, ताकि मैं बाकी युवाओं को भी बतलाना चाहता हूं कि तमाम चैलेंजेस आपके सामने थे, ये कैसे आपने ये यूपीएससी क्लियर किया, क्या कुछ किया आपने इसके लिए? थोड़ा अपने जो आपका रूटीन था, जो आपका डिसिप्लिन था, जो आपका डेडिकेशन था, वो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली सर, 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ है। और संघर्ष की कहानी जो है मेरे एक्सीडेंट से ही शुरू हुई। उससे पहले मेरा जीवन एक आम जीवन जैसा ही था। अ, आम सपने, छोटा सा घर, छोटी सी गाड़ी, सुंदर परिवार, यही मेरे सपने थे। लेकिन जिस समय एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में चीजें बहुत बदली। और इतनी बदलती गई कि बस सब कुछ बदल ही गया। एक और हादसा मेरी फैमिली में हुआ। मेरा जो बड़ा भाई था उसकी भी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई मेरे एक्सीडेंट के बाद। तो घर पर काफी परेशानी जैसा माहौल हो गया था। तो वो फेज मैंने अपनी लाइफ में देखा है। फिर उसके बाद में मैंने जेएनयू के लिए प्रिपरेशन किया, जेएनयू आया। और जेएनयू आना मेरे लिए अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि जेएनयू ने मुझे एक ऐसी जगह दी जहां पर मैंने अपने सपनों को कामयाब किया। और फिर मैंने आगे चलकर। जी। जी, जी बोलिए, कंप्लीट करिए अपनी बात। हाँ, तो मैं वही बोला था कि मैंने अपना बैचलर्स 2021 में कंप्लीट किया। उसी के साथ ही मैंने
2021 में ही पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, तो मेरा प्री में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर मैंने दोबारा से 2022 में फिर से परीक्षा दी, और भगवान के आशीर्वाद से मेरा प्री भी क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ, और इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। और इसी बीच मैंने रशियन लैंग्वेज से अब मेरा जीआरएफ का एग्जाम भी मैंने क्लियर किया हुआ है। तो मतलब हर चारों ओर से बस खुशियां ही खुशियां आ रही हैं, और ये मेरे लिए बहुत खुशी का मोमेंट है। मतलब ये जो कहते हैं ना कि अगर भगवान एक रास्ता बंद करता है, कई और रास्ते आपके लिए खोल देता है, ये सबसे बड़ी सार्थकता, जी और जी जी, आप तो इसका एक उदाहरण बन चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन 2017 में जब सूरज आपको ये पता लगा कि ट्रेन एक्सीडेंट के बाद, जितना मैंने सुना, आप एम्स आपको ले गए थे, जब आपको पता लगा कि इतना सब कुछ हो गया, शरीर के इतने अंग काटने पड़ रहे हैं, वो उससे बाहर निकलना, मतलब आप सोचिए, हम तो जरा सी परेशानी में हाथ पैर छोड़ देते हैं। आपने ये हिम्मत, ये मोटिवेशन, ये आपके अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आई? ये सूरज की ऊर्जा थी, या इस सूरज के पीछे भी कोई और ऊर्जा दे रहा था? तो जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में हालात बिगड़ते ही गए, और इसी बीच ही मुझे जेएनयू के बारे में पता लगा, और मैंने जेएनयू का प्रिपरेशन भी स्टार्ट किया। और 17 मई और 19 मई को मैंने जेएनयू की परीक्षा देकर मैं घर गया। और 25 मई को मेरा जो बड़ा भाई था उसकी डेथ हो गई। एंड उसकी डेथ के बाद में एक जो बिल्कुल ही मतलब दुनिया बदल सी गई, बिल्कुल अलग सी दुनिया हो गई। जी। Sorry। तो मतलब उसके बाद एक दुनिया ही पूरी मेरी बदल गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इसी बीच मेरा जेएनयू का रिजल्ट आता है, तो उसमें मुझे पता लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर एक मोमेंट लाइफ का और मतलब सैड होता है कि यार हम लाइफ में क्या करेंगे अब, ना हाथ पैर रहे हैं, है ना। फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है, एक बड़ा भाई था वो भी एक्सपायर हो गया है, बाकी एक छोटा है, बहन है, खुद का जीवन है, कैसे करेंगे। लेकिन इसी बीच एक उम्मीद की एक होप आती है। उसी उसी साल जेएनयू का दोबारा से एंट्रेंस होता है। और जिस समय मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरा दिसंबर के महीने में एग्जाम था। दिसंबर के महीने मैंने जेएनयू का दोबारा से एग्जाम दिया, और जनवरी में मेरा रशियन भाषा में सिलेक्शन हुआ। और जून 2018 में मैं जेएनयू आया। जेएनयू आने के बाद में यहाँ लोगों से मिला, कि जिंदगी और भी बेहतर तरीके से जी जा सकती है। तो फिर लोगों ने मुझे यूपीएससी के बारे में बताया, आईएएस के बारे में बताया। मुझे अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने बोला कि बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। कि मैंने भी मन में सोचा कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। मैंने अपना प्रिपरेशन 2019 से फिर मैंने अपना प्रिपरेशन शुरू किया, क्योंकि मुझे बेसिक से करना था। मैंने अपना प्रिपरेशन बेसिक से शुरू किया। एनसीईआरटी से मैंने अपना पहले मैंने ऑनलाइन पूरा एनसीईआरटी पढ़ा है, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। देन आफ्टर फिर मैंने अमेजोन से पूरा अमेजोन बुक, सॉरी, एनसीईआरटी बुक का पूरा सेट मंगाया। मैंने उससे पढ़ा। इसी बीच कैंपस में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज हुआ था। एंड देन उसके बाद में कोविड आ गया, तो मुझे ये जो समय मिला, इस समय में मैंने एनसीईआरटी को काफी अच्छे से 2-3 बार पढ़ा है। एंड देन जब 2021 में मैं कैंपस आया, तो मैंने यूपीएससी का पहला परीक्षा दिया, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर थोड़ा अंदर से लगा, थोड़ा बैक में देखा कि इतनी सारी परेशानी है, कठिनाइयां हैं। कोविड का समय आया ऐसा कि जिसमें मुझे बिल्कुल घर पे ही बैठना पड़ा। उस समय में लोगों की क्या कितने लोग परेशान से हो गए। तो ये फेज जब मैंने देखा अपने आप में, तो मुझे लगा कि नहीं, अब तो कुछ ना कुछ करना ही है, यहाँ से जाके अब रुकना नहीं है। मैं वापस आया, मैंने प्री की परीक्षा दी, जो कि मेरी नहीं हुई। उसके बाद में मैंने दोबारा से 2022 में मैंने प्री की परीक्षा दी, मेरा प्री निकल गया, फिर मेरा मेंस भी निकल गया। इसी बीच मैंने रशियन लैंग्वेज से ही जेआरएफ का एक एग्जाम दिया, और मेरे इंटरव्यू से ठीक 1 महीने पहले उसका रिजल्ट आया, और वो भी बहुत पॉजिटिव रहा।
और मेरा जेआरएफ क्लियर हो गया था, तो एक और पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई कि हाँ अब तो बहुत कुछ है मेरे पास। देन मु- मैंने 24 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू मेरा अभी बहुत अच्छा गया। सारे पैनल मेंबर बहुत खुश थे। देन एक महीने बाद 23 मई को मेरा रिजल्ट आया, और ये मेरे लिए इतना खुशी का माहौल है कि मैं, मेरे पास शब्द नहीं है मैं बताने के लिए कि लेकिन मैं मुझे कितना लगता खुश है कि हूँ। जो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं, आपकी एक मुस्कान ही उनके लिए काफ़ी थी। और वो मुस्कान जो है वो आपके आत्मविश्वास को बताने के लिए काफ़ी थी। लेकिन आपने किसी तरह की कोई कोचिंग नहीं ली, सेल्फ स्टडी आपने, नहीं सर, मैंने, आपका मंत्रा सेल्फ स्टडी का था। हाँ सर, मतलब एक, जैसा कि लोगों ने बताया कि 5 साल में 6 साल में होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मेरी शुरू में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पहले खुद से ही थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, ताकि अगर कोचिंग लेनी भी पड़े इन फ्यूचर तो मेरे पास कुछ बेसिक हो पहले से। तो लेकिन अब उसकी जरूरत ही नहीं अब तो, और मेरा और उसी से और एक मेरा इकोनॉमिक, हो गया। आपके आपके परिवार के सामने एक आर्थिक चुनौती भी थी, कि परिवार के सामने आजीविका की चुनौती भी थी। बिल्कुल सर। पिताजी। मेरे पिताजी ही घर में अकेले कमाने वाले बच्चे हैं। पिछले 2017 से, जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरे भाई खत्म हुआ, उसके बाद पिताजी ही हैं। उनको इस गम के साथ में हर रोज कमाना भी है और अपने बच्चों को भी पालना है। और तो जितना उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, शायद उनके संघर्ष के आगे मेरा संघर्ष बहुत बहुत थोड़ा है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ दर्द सहा है, लेकिन उन्होंने महसूस किया है, और महसूस करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और पिताजी आपके दर्जी का काम करते थे। जी जी जी, पिताजी मेरे दर्जी का काम करते हैं, मजदूरी ही मान सकते हैं उसको। बट अब आपके ऊपर ज़्यादा बड़ी ले- जिम्मेदारी है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आना, और फिर आपके पास मौका होता है समाज में कुछ बदलाव करने का। हालांकि सब लोग ये कहते हैं कि हम बिल्कुल समाज सर। में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भोलेनाथ आपको वो मौका ज़रूर देंगे। क्योंकि दो आप आपको अगर वो भोलेनाथ यहाँ तक लेके आए हैं, तो आपके लिए कुछ बड़ा रास्ता उन्होंने तय किया होगा सूरज। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये तो सब भोले भगवान का आशीर्वाद है, और आप सभी लोगों का प्यार है, जो सभी लोगों ने मुझे वक्त आने पर सही जगह पर सही से साथ दिया मेरा हमेशा। तो है, और भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हमें क्या ही बोलूं। बट सूरज, मैं चाहता हूं कि देश भर के नौजवानों को इस सूरज का संदेश जरूर जाना चाहिए कि हमेशा जीवन में मुश्किलात आती हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किलात आती हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला नहीं कमज़ोर करना चाहिए, बल्कि दुगनी ताकत के साथ मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप मेहनत करेंगे तो फल आपको ज़रूर मिलेगा। सर यही कहना है सबसे, कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है जब तक कि आप करना ना चाहो। बाकी ये है पेशेंस, रुकना नहीं है, चलते रहना है। एंड एक दिन तो आएगा जिस दिन आप भी शायद मुझसे भी बहुत गुना ज्यादा खुश होंगे आप। तो मेरा यही कहना है मेरे यूथ को, कि बस रुकना नहीं है, लगे रहना है। भले ही धीमे धीमे चलना है, बहुत धीमे धीमे, लेकिन रुकना नहीं है। और मैं बस यही कहना चाहूंगा। मैं अपने कार्यक्रम का समापन जो है वो आपकी मुस्कान के साथ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम का समापन सूरज की स्माइल के साथ हो, और ये सूरज की स्माइल हमेशा बनी रहे। और सूरज, आपको आज तो बहुत बहुत आपके चेहरे पे स्माइल है, मुझे लगता है आपको सैकड़ों नौजवानों के चेहरे पे आने वाले समय में मुस्कान लानी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, देव भूमि का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि देवभूमि का हर एक नागरिक आपकी इस मेहनत को, आपकी इस जो आपने हौसला दिखाया है, जो इतनी बड़ी चुनौतियां, तमाम मुश्किलात को पार करते हुए अपना लक्ष्य आपने साधा है, उससे ना सिर्फ प्रभावित होगा, बल्कि मैं समझता हूं हमारे पहाड़ में जो पहाड़ जैसी चुनौतियां वो बहुत छोटी हैं आपकी चुनौतियों के सामने। बहुत छोटी चुनौतियां हमारे सामने, और आपको देख के तो कई गुना हमारा हौसला बढ़ गया है कि हम अपनी जो हमारे पहाड़ में चुनौतियां हैं उसको भी हम पार कर लेंगे। जब सूरज
पार कर सकता है। बहरहाल सूरज, मैं फिर कहूंगा, अगर किसी ने सूरज की नाम को सार्थक किया है तो वो मैनपुरी के सूरज हैं। वो सूरज ना सिर्फ चमक रहा है, अपनी मुस्कान बिखेर रहा है, अपनी किरणें बिखेर रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे, आपका काम होगा दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कान लाना, उनके चेहरों में भी खुशियां लाना। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज तिवारी, देवभूमि डायलॉग से बातचीत करने के लिए। कहते हैं ना कि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्र कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवं। ईश्वर आपके सामने तमाम चुनौतियां भी देता है, लेकिन जब आप हिम्मत करके उन चुनौतियों से लड़ने की ठान लेते हैं तो स्वयं परमात्मा आपकी मदद करता है। सूरज एक जीता जागता उदाहरण है पूरे भारतवर्ष के सामने। इसलिए मत हो निराश, मत तजो आस, परिहास तो परिजन करते हैं। कितने हैं ये सुंदर फूल जो सदा शूल में पड़ते हैं। मुश्किलात आएंगी, चुनौतियां आएंगी, उनको पार करना है। यह हम सब उत्तराखंडियों के लिए भी एक संदेश है। सूरज जब तमाम मुश्किलातों के बाद भी अपने साध्य को पा सकता है, तो हम भी आने वाले समय में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए जो हमारा लक्ष्य है, अपने उत्तराखंड को खुशहाल बनाना, उत्तराखंड को आगे ले जाना, हमें कौन रोक सकता, हम क्यों नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।